अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बेसिस के आधार पे सेल कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेटा यूकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस क्यों बोला, अभी हमारी बात आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगी, देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखते रहिएगा मेरे साथ में। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटा, पहले लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। कितने प्रकार के सेल होते हैं, दो प्रकार के, एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। क्लियर, इतना अच्छे से। और पहले आपको क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पर बात अच्छे से सुनिए उस बात को, ये सेल है, क्लियर ना बेटा। और ये होता है, इसके बीचों बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, याद रखिएगा ना। जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन न्यूक्लियस, अभी इतना याद रखना है आपको ना। तो जेनेटिक मटेरियल किसमें पाएगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में पाएगी तो इसकी कवरिंग भी होगी, पक्का बात है भाई। जब न्यूक्लियस में कवरिंग, तो इसे बोलते हैं ना न्यूक्लियस एम्बलम या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो भाई न्यूक्लियस की कवरिंग होती है ना, तो जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें तो ये कवरिंग पाई जाती है, और लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये कवरिंग नहीं पाई जाती, इसीलिए तो मैंने उसे क्या बोल दिया, प्रोकैरियोटिक बोल दिया। तो आप समझ में आ गया कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए नहीं जाते। नहीं समझ आ गया ना, न्यूक्लियस अच्छे से किसमें नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसलिए मैंने बोला बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। आप समझ गया कि न्यूक्लियस के बेसिस के आधार पे मैंने क्यों बोला, क्लियर ना, समझ गए बुद्धि ना। चलिए ऐसे समझती रहे, गुड। अब हम लोग बात करते हैं, और इसी बेटा याद रखिएगा, इसी न्यूक्लियस की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर हो ना, इसी न्यूक्लियस की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, ऐसे कहा जाता है, इधर देखना बेटा, इसे यदि हम तोड़ते हैं, इस शब्द को तोड़ करके लिखते हैं, तो प्रो का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बोलो या बिफोर बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसे कहा जाता है बिफोर, और ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा कैरियन यानी न्यूक्लियस। तो ऐसा कहा जाता है ये ऐसे न्यूक्लियस थे जो सबसे पहले आए थे, बिफोर। तो अब ये भी समझ में आ गया होगा कि पहले कौन से जीव आए होंगे अर्थ पर, पहले यूकैरियोटिक वाले आए होंगे कि प्रोकैरियोटिक वाले आए होंगे। कौन आया होगा अर्थ पर, प्रोकैरियोटिक वाले आए होंगे ना, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है ना, प्रिमिटिव मींस क्या होता है, पहले ना बेटा, बिफोर या प्रिमिटिव बोलो या बिफोर बोलो। तो जो प्रोकैरियोटिक थे, ऐसे सेल वाले जीव सबसे पहले आए थे किस पर, अर्थ पर। अब चीजें आ रही समझ में नहीं आ रही, पक्का, हाँ गुड। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑफ सेल लिख सकते हैं ना, तो चलो लिख दिया जाए। not well defined
न्यूक्लियस इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना। यस पक्का यस वेल नॉट। और इसमें क्या लिख लेंगे बेटा? डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें क्या लिख लेंगे यहाँ पे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑप्शन भी लिख सकते थे या नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इसमें क्या लिखेंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं अच्छे से। क्लियर हो ना बेटा? बहुत बढ़िया। तो यूकेरियोटिक को भी तोड़ते हैं बेटा, तो क्यों मिस होता है? सच्चे वाली ट्रू। हाँ, ये ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। तो अब आपके समझ में आ गए सच्चे न्यूक्लियस तो यही होते हैं, ये ट्रू न्यूक्लियस वाले होते हैं। क्लियर हो ना बेटा? पक्का लिख लो बेटा। तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। हो गया सर। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है बेटा? इसमें प्रेजेंट। क्लियर हो ना? बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ में आ गई। अभी हम इसके बारे में भी खूब पढ़ेंगे ना कि ऐसे प्रोकैरियोटिक जीव, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिसमें अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर हो ना? ओके, इसे रब कर दें। पक्का। चलो बेटा अब देखते हैं दोनों में सिमिलर क्या है, कॉमन थिंग्स। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कॉमन थिंग्स क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? कॉमन। लिखते रहिएगा बेटा, कॉमन थिंग्स, कि दोनों में क्या क्या ऐसी चीज है जो बराबर पाई जाती है, जो दोनों में पाई जाती है। कॉमन थिंग्स के बारे में सबसे पहले बात किया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, तो बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है। और राइबोसोम होता है। क्या होता है बेटा? यस सर। क्या होता है बेटा? राइबोसोम्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होते हैं। क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। तीन चीज ऐसे हैं जो दोनों में क्या है? तो शायद सर प्लांट में पाए जाते हैं ना। साइटोप्लाज्म प्लांट में पाए जाते हैं। सलवार प्लांट में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो है वो सब में पाया जाता है बेटा। मैं जो बताया था आपको कि सलवार जो था वो सलवार प्लांट में पाए जाते हैं। और सलवार सेलुलोज से बना होता है। हाँ, याद रखिएगा, सलवार इज मेड ऑफ सेलुलोज, वो सेलुलोज से बना होता है। क्लियर हो ना बेटा? जब मैं एक सेल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? एक सेल बनाता हूँ और उसमें आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे ये नॉर्मल ये होगा, ये बेटा सेल। क्लियर? अब देखो इस सेल की जो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट होगा, तो ये बेटा ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसी को हमने क्या बोल दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल दिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिए। चीजें आ रही समझ में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिए। और जो इसके बीच वाला स्पेस है, इसके बीच वाला स्पेस है, इसे हम लोगों ने बोल दिया साइटोप्लाज्म बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? साइटोप्लाज्म बोल दिया। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, समझ आया, चाहे वो प्लास्टिड्स हो, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सब किसमें पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और साइटोप्लाज्म के ऊपर जो कवरिंग है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म के अंदर वाला ये बेटा ये वाला जो सेंट्रली लोकेटेड पार्ट ऑफ द सेल, सेल के जो सेंट्रली पार्ट ऑफ द जो सेल के बीचों बीच सेंट्रली पार्ट लोकेटेड है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। आई होप अब आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। इतना आया समझ होगा? गुड, आधा बेटा बिल्कुल अच्छे से। गुड। आप याद करते रहिए या क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए बेटा। बड़ा बना लेते बाद में समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा, हम सब समझ लेते हैं। ठीक है,
ये नोट कर ली बढ़िया अच्छे से। यस सर। क्लियर है ना? हाँ, अब यहाँ पर बात हुई राइबोसोम की। मैं आपको बता दूं बेटा, राइबोसोम जो राइबोसोम होता है, इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम पहलादे है। अभी हम इसके बाद डिटेल से बात करेंगे, थोड़ा सा आप सुन लीजिए ओवरव्यू। और ये राइबोसोम जो होता है ना बेटा, बिना लेयर के प्रेजेंट होता है। ओके, इसमें लेयर नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती। आप जब देखोगे बहुत अच्छे से इसको देखोगे ना, ये जो राइबोसोम तो यही सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसे बिखरे बिखरे फॉर्म में पाए जाते हैं, इसे बिखरे बिखरे। और कुछ होते हैं जो होते हैं ना, जैसे एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके समझे ना, तो उसके दो पार्ट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक पर भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो क्या कर देते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। क्लियर ना? तो कुछ ऐसे भी राइबोसोम्स होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाए जाते हैं। वैसे ये साइटोप्लाज्म में देखा ना, इस तरीके से पड़े रहते हैं। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम पहलादे है। ये दोनों पाए जाते हैं और यही बेटा प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन की साइट यही होती है। क्लियर है ना? इट इज हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कौन? राइबोसोम। इंपॉर्टेंट है ना? Yes. पहले प्रोटीन बनाता है, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? चलो लिखो। हो गया सर। डन, गुड। इतनी चीजें समझ में आई ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आई, पक्का? यस। अब हम बात करते हैं जो कि इनकी साइज क्या होती है ना, साइज क्या होती है। हाँ, चलो सेल की साइज की बात कर लिया जाए ना, तो ये भी डालो सेल साइज। सेल साइज के बारे में बात किया जाए। क्लियर ना? जो माइकोप्लाज्मा होता है, क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। तो ये कौन सा जीव होता है? देखिए, कभी नाम सुने हो? मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा जीव होता है। ये मेंबर होता है बेटा इसका, इसमें भी अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो आप समझ गए कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं भाई। जिसमें से अच्छे से मेंबर नहीं पाया जाएगा ना, न्यूक्लियस प्रॉपर्ली नहीं पाया जाएगा, तो कौन कहलाएंगे? प्रोकैरियोट्स होंगे। तो ये कौन सा नंबर है? प्रोकैरियोट्स। क्लियर हो ना बेटा? ये प्रोकैरियोट्स हैं। और जो इनकी जो है सेल की जो साइज होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर। क्लियर हो ना? ये हाँ, इतनी इसकी साइज होती है। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं बच्चों, ये स्मॉलेस्ट सेल, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। क्लियर हो? सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है? माइटोप्लाज्मा का होता है। किसका होता है? माइटोप्लाज्मा का होता है। तो यहाँ पर हम लिखे थे सबसे स्मॉल। हाँ, स्मॉलेस्ट सेल। अरे बेटा और क्या लिख रहे हैं? ये देखो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल। तो साफ साफ बोल सकते हो दुनिया का सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा ही होता है, इससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। तो सिंपल है, जब इसके सेल में समझ लो 0.3 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है, समझ आया? तो ये सबसे छोटा होता ही है पूरे उसमें। और बेटा यदि हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, किसकी बात करें? लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, तो आपके सेल में जो नर्व सेल पाया जाता है, कौन सा सेल होता है? नर्व सेल पाया जाता है। क्लियर हो ना? तंत्रिका कोशिका जो पाई जाती है वो सबसे बड़ी लंबी, सबसे लंबी यानी लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल पाई जाती है। नर्व सेल जो होती है वो सबसे लंबी है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? नर्व सेल। नर्व सेल लॉन्गेस्ट। क्लियर हो ना? नर्व सेल जिसमें फूड वगैरह। हाँ बेटा, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, आपको पता है कि जो ब्रेन वगैरह होता है, समझ आ रहा? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। इसका ये बने होते हैं मेड अप ऑफ न्यूरॉन सेल से बने होते हैं। तो ही जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं बेटा वो सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं बोला, लॉन्गेस्ट बोला है। अब जो लार्जेस्ट सेल होता है
शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हो, ऑस्ट्रिच एग, तो लिख लीजिए लार्जेस्ट सेल बेटा किसका होता है, ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ऑस्ट्रिच एग। आप राइटिंग है लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच का जो एग्स होता है बेटा, अंडे होते हैं ऑस्ट्रिच एग से। डन। सर साइड ऑवरेज साइज, यदि हम बैक्टीरिया की बच्चों ऑवरेज साइज की बात किया जाए कि बैक्टीरिया कितने कितनी मतलब उसकी लेंथ कितनी हुई बेटा, तो 3 to 5 माइक्रोमीटर, 3 to 5। तो ऑवरेज ऑफ बैक्टीरिया तो लिख सकते हो ऑवरेज ऑफ बैक्टीरिया कितना होता है बेटा, 3 5। क्लियर हो ना बेटा, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। ये कोई बैक्टीरिया की साइज बोलेगा तो आप बता दीजिएगा कि लगभग इतना होता है। ऑवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। क्लियर हो ना, आई होप ये पूरा डन हो गया पूरा। क्लियर। अब बेटा हम आगे हम लोग का पढ़ेंगे जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल की लेंथ कितनी होती है, यूकैरियोटिक सेल की लेंथ। क्लियर। अब देखो बेटा ये रफ कर देना, ठीक। सेल साइज समझ में आ गया ना इतना? कोई पूछेगा फटाफट बताओगे? पक्का? ठीक है, गुड। अब बेटा हम जल्दी से यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। क्या 10 to 12 होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल। लगभग यूकैरियोटिक सेल का जो यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो कितना होती है, 10 to 12। क्लियर। इतना अब भूलोगे तो नहीं, लेकिन यदि हम बात किया जाए एक वायरस की बात करें, एक वायरस की बात करें तो उसकी साइज बहुत कम होती है बच्चों, 0.2 माइक्रोमीटर, इतना कम होता है, इतना कम होता है। किसकी? वायरस की साइज। क्लियर है ना? तो आपको पता है ना कि बॉडी के अंदर जाता है तो लिविंग होता है, बाहर नॉन लिविंग होता है। लिविंग और नॉन लिविंग की क्या होती है, बाउंड्री होती है। लेकिन कोई इसको पूछेगा तो आप बता सकते हैं। हाँ, इधर 0.02 से लेकर इससे और भी छोटे होते हैं। यदि हम बात करें तो इससे और भी छोटे होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर हो ना बेटा? ये इससे भी छोटे होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं, यानी बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। क्लियर हो ना?